नमस्कार। आज हम ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था पर जो गहरे और कह सकते हैं स्थायी प्रभाव पड़े, उनकी विस्तार से पड़ताल करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, वो दिखाते हैं कि ये बदलाव कितने कितने बड़े पैमाने पर हुए थे। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इस पूरे विषय को बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि ये जानकारी आप देखिए कानूनी और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से बहुत अहम है। हाँ, ये बात तो है। एक चौंकाने वाली बात से शुरुआत करते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत में भारत विश्व अर्थव्यवस्था का करीब-करीब 23% हिस्सा था। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति। और आजादी मिलते मिलते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 3% रह गया। मतलब इतना बड़ा बदलाव, आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज इसकी परतें हटाते हैं। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ा फर्क ये था कि जो पहले के आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने भारत के आर्थिक ढांचे में, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई खास बुनियादी बदलाव नहीं किया था। अच्छा। वो यहीं बस गए, यहीं की राजनीति में घुल मिल गए। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, एक कॉलोनियल इकोनॉमी में बदल दिया। कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब जिसका एकमात्र लक्ष्य ब्रिटेन के हितों को साधना था। बिल्कुल। हर पॉलिसी, हर बदलाव बस इसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया। भारत को ब्रिटेन के लिए एक रिसोर्स बेस, एक बाजार बनाना था। तो इस बदलाव की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले चोट कहाँ पड़ी? मैंने सुना है कारीगरों और हस्तशिल्प पर बहुत बुरा असर हुआ। हाँ बिल्कुल। इसे कहते हैं वे औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत बड़ा और दुखद अध्याय है। ये कैसे हुआ? मतलब क्या नीतियां थीं इसके पीछे? देखिए इसकी शुरुआत होती है करीब 1813 के चार्टर्ड एक्ट से, और उसके बाद लागू हुई एक तरफा मुक्त व्यापार यानी वन वे फ्री ट्रेड की नीति। वन वे फ्री ट्रेड, ये क्या था? इसका मतलब था कि ब्रिटेन का जो सस्ता मशीन से बना माल था, वो भारत में बिना किसी खास रोक टोक, बिना ज्यादा टैक्स के आ सकता था। अच्छा, उनके माल के लिए दरवाजे खोल दिए गए। हाँ, लेकिन इसके उलट जो भारत का बना माल था, खासकर कपड़ा, उस पर ब्रिटेन और यूरोप में भारी भरकम टैक्स मतलब टैरिफ लगा दिए गए। कई कई तो ये 80% तक थे। 80%? तो फिर तो भारतीय माल का बिकना लगभग नामुमकिन हो गया होगा। नामुमकिन ही हो गया। 1820 आते आते भारतीय कपड़ों का निर्यात लगभग खत्म सा हो गया। और फिर आई रेलवे। हाँ, रेलवे का तो बड़ा गुणगान किया जाता है कि वो मॉडर्नाइजेशन लाई। ऊपरी तौर पर लगता है, लेकिन रेलवे नेटवर्क का जो जाल बिछाया गया, उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि ब्रिटिश माल भारत के दूर दराज के इलाकों तक, गांव तक आसानी से पहुंच सके। अच्छा, तो मतलब रेलवे ने ब्रिटिश माल के लिए एक तरह से आर्टरीज का काम किया। बिल्कुल सही। और साथ ही भारत से कच्चा माल जैसे कपास, जूट, वो आसानी से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके ताकि उसे इंग्लैंड भेजा जा सके। पोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स बन गया। ये पूरा स्ट्रक्चर ही उलट गया। और इसका सीधा असर उन लाखों कारीगरों पर पड़ा होगा जो ये सामान बनाते थे। हाँ, लाखों बुनकर, कारीगर, शिल्पकार बेरोजगार हो गए। उनका पारंपरिक हुनर, उनकी रोजी रोटी छिन गई। और दुखद बात यह है, जैसा कि आपने कहा, कि ये सब तब हो रहा था जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, नए उद्योग लग रहे थे। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई नया आधुनिक औद्योगिकीकरण नहीं हुआ जो इन बेरोजगार कारीगरों को काम दे पाता। ऊपर से जो राजे रजवाड़े, नवाब पहले इन कारीगरों को संरक्षण देते थे, उनके सामान खरीदते थे, ब्रिटिश राज आने के बाद वो संरक्षण भी धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कोई रास्ता नहीं बचा। इसका एक और नतीजा निकला, जिसे ग्रामीणीकरण या रूरलाइजेशन कहते हैं। रूरलाइजेशन? हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो लोग शहरों में कारीगरी या दूसरे काम करते थे, वो काम छिन जाने के बाद वापस गांवों की तरफ लौटने लगे। कई पुराने शहर जो अपने हस्तशिल्प के लिए मशहूर थे, वो उजड़ने लगे। जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद। हाँ बिल्कुल। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये सब शहर उजड़ गए। ये कारीगर गांव लौटकर क्या करते? उनके पास खेती करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। लेकिन खेती की जमीन तो सीमित थी। बिल्कुल। तो जब ये लाखों लोग गांव लौटकर खेती पर निर्भर हो गए, तो जमीन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। प्रति व्यक्ति जमीन कम हो गई। ये ब्रिटिश राज में बढ़ती गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण बना। कितनी भयानक स्थिति रही होगी। हाँ, बहुत भयानक। बंगाल में तो ऐसी नीतियां थीं कि कारीगरों को बहुत कम मजदूरी पर कंपनी के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया जाता था। विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने खुद लिखा था कि वाणिज्य के इतिहास में ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। कपास बुनकरों की हड्डियां उत्तर भारत के मैदानों को सफेद कर रही हैं।
ये तो बहुत ही मार्मिक चित्रण है। जी, और डीएच बुकानन ने भी लिखा कि कैसे रेलवे ने गांव की आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया। उन्होंने लिखा, स्टील की रेल ने आत्मनिर्भर गांव के कवच को भेद दिया और उसका जीवन रक्त बह गया। शशि थरूर ने भी अपनी किताब में इसका जिक्र किया है ना? हाँ, उन्होंने भी जोर देकर कहा है कि भारत एक महान विनिर्माण राष्ट्र, ग्रेट मैन्युफैक्चरिंग नेशन से कैसे सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनकर रह गया। ये विऔद्योगीकरण एक सोची समझी नीति का हिस्सा था। तो ये तो हुई कारीगरों की बात। अब आते हैं किसानों पर। उनकी बदहाली के क्या कारण थे? किसानों की कहानी भी कुछ कम दुखद नहीं है। ब्रिटिश सरकार का मुख्य ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, ज्यादा से ज्यादा लगान, यानी लैंड रेवेन्यू वसूलना। लगान, फिल्म लगान की याद आ गए। हाँ, वो तो है, लेकिन असलियत शायद उससे भी ज्यादा कठोर थी। इस ज्यादा लगान वसूली के लिए उन्होंने जमीन से जुड़े कई नए कानून और व्यवस्थाएं लागू की। जैसे बंगाल और आसपास के इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था और उत्तर पश्चिम भारत में महालवाड़ी व्यवस्था। नाम तो अलग अलग हैं, पर क्या इनका असर किसानों पर एक जैसा ही पड़ा? कमोबेश हाँ। इन सभी व्यवस्थाओं में एक खास बात यह थी कि जमीन को खरीदने बेचने लायक बना दिया गया, ट्रांसफरेबल बना दिया गया, और लगान की दरें बहुत ऊंची रखी गई और उन्हें बड़ी सख्ती से वसूला जाता था, चाहे फसल अच्छी हो या खराब। इसका क्या नतीजा हुआ? ट्रांसफरेबल होने का वगैरह के लिए कुछ किया? ना के बराबर। सरकार का ध्यान सिर्फ लगान वसूलने पर था, खेती को सुधारने पर नहीं। जो जमींदार थे, खासकर परमानेंट सेटलमेंट वाले इलाकों में, उन्हें जमीन का मालिक बना दिया गया और बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए। तो क्या इन जमींदारों ने खेती सुधारने में रुचि दिखाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर जमींदारों ने अपनी बढ़ी हुई ताकतों का इस्तेमाल किसानों को बेदखल करने, उनसे गैर कानूनी वसूली करने और बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करवाने में किया। उन्हें लगान वसूलने से मतलब था, खेती कैसे सुधरे इससे कोई लेना देना नहीं था। तो किसान कहाँ जाता फिर? लगान चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाता? यहीं पर एंट्री होती है साहूकार की, मनी लेंडर की। किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, सिर्फ लगान चुकाने के लिए। और ये साहूकार अक्सर गांव के अनाज व्यापारी भी होते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो वो दोहरा फायदा उठाते थे। एक तो ऊंचा ब्याज लेते थे, दूसरा जब किसान की फसल तैयार होती थी तो उसे कर्ज चुकाने के लिए अपनी उपज बहुत कम कीमत पर उसी साहूकार या व्यापारी को बेचने पर मजबूर होना पड़ता था। ये तो पूरा जाल था जिसमें किसान फंसता चला गया। हाँ, और ये साहूकार इतने ताकतवर हो गए थे कि वो कानून और न्याय व्यवस्था का भी अपने हक में इस्तेमाल करते थे। अदालतों में झूठे कागजात दिखाकर, तिकड़म करके वो किसानों की जमीनें हड़प लेते थे। तो बेचारा किसान एक तिहरे बोझ तले पिस गया। सरकार का भारी लगान, जमींदार का शोषण और साहूकार का कर्ज और धोखाधड़ी। बिल्कुल सही, ये तेरा बोझ था। और जरा सोचिए, जब कभी सूखा पड़ता था या बाढ़ आती थी, फसल खराब हो जाती थी, तब तो किसान की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती थी। उसके पास कर्ज चुकाने का कोई जरिया नहीं बचता था और आखिरकार वो अपनी जमीन से हाथ धो बैठता था, भूमिहीन मजदूर बन जाता था। इससे तो गरीबी और बड़ी होगी। जाहिर सी बात है, भूमिहीनता और गरीबी साथ साथ चलती हैं। आपने जमींदारों की बात की, क्या पुराने जमींदारों का भी पतन हुआ और नए तरह के लोग जमींदार बने? हाँ, ये भी एक अहम बदलाव था। खासकर बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू होने के बाद जो पुराने पारंपरिक जमींदार थे, उनमें से कई ज्यादा लगान नहीं चुका पाए और उनकी जमीनें नीलाम हो गई। तो ये जमीनें किसने खरीदी? ये जमीनें ज्यादातर शहर में रहने वाले व्यापारियों, साहूकारों और कंपनी के कर्मचारियों या उनसे जुड़े नए अमीर बने लोगों ने खरीदी। 1815 तक आते आते बंगाल की लगभग आधी जमीन ऐसे नए लोगों के हाथ में चली गई थी। और इन नए जमींदारों का रवैया कैसा था? इनका रवैया पुराने जमींदारों से भी ज्यादा कठोर था। इनका गांव या किसानों से कोई पारंपरिक जुड़ाव नहीं था। ये अक्सर शहरों में ही रहते थे और लगान वसूलने के लिए अपने एजेंट या मैनेजर रखते थे। इसे एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म कहते हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म मतलब जमींदार जमीन पर नहीं रहता। हाँ, और इन नए जमींदारों ने लगान बढ़ाने के लिए और जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक और तरीका अपनाया, उपकिराएदारी, यानी सब इन्फ्यूडेशन। सब इन्फ्यूडेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जमींदार अपनी जमीन को आगे किसी और को लगान वसूलने के लिए ठेके पर दे देता था, वो फिर आगे किसी और को, और इस तरह कई बिचौलियों, इंटरमीडियरीज की एक लंबी चेन बन जाती थी। अच्छा,
मतलब लगान वसूलने वाले कई लोग बीच में आ गए। हाँ, और हर बिचौलिया अपना मुनाफा निकालना चाहता था, तो सबसे नीचे जो किसान था उस पर लगान का बोझ और ज्यादा बढ़ता चला गया। बापले, तो किसान की हालत तो और भी खराब हो गई होगी। बिल्कुल। और इन नई जमींदारों और बिचौलियों का किसानों की भलाई या खेती सुधारने में तो बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका हित सिर्फ इस व्यवस्था को बनाए रखने में था, और वो अंग्रेजी राज के पक्के समर्थक बन गए, क्योंकि उन्हीं की वजह से उन्हें यह ताकत मिली थी। तो हमने देखा कि कारीगर बर्बाद हुए, किसान बदहाल हुए, इसका सीधा असर तो खेती पर भी पड़ा होगा। क्या खेती में कोई तरक्की हुई या वो भी पिछड़ गई? खेती में कोई तरक्की नहीं हुई, बल्कि वो पिछड़ गई, उसमें ठहराव आ गया। स्टैग्नेशन एंड डिटीरियोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसके क्या कारण थे? कुछ तो हमने अभी डिस्कस किए। हाँ, मुख्य कारण वही थे। किसानों के पास न तो साधन थे, न ही कोई प्रोत्साहन, कोई इंसेंटिव कि वो खेती में निवेश करें, जैसे बेहतर बीज खरीदें, खाद डालें या सिंचाई के साधन बनाएं। वो तो बस जैसे तैसे अपना लगान चुकाने और जिंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहते थे। और जमींदार? जैसा हमने कहा, जमींदार ज्यादातर एब्सेंटी थे, उन्हें खेती से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ अपना लगान वसूलना चाहते थे। और सरकार? सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार ने कृषि के विकास पर, सिंचाई पर या खेती की नई तकनीक लाने पर या किसानों की शिक्षा पर लगभग कोई खर्च नहीं किया। उनका फोकस सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन पर था। और वो जो सब इन्फ्यूडेशन की बात हुई, उससे जमीन का क्या हुआ? उससे एक और समस्या पैदा हुई, जमीन का छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाना, जिसे फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। हर पीढ़ी के साथ जमीन परिवार के सदस्यों में बढ़ती जाती थी, जिससे खेत इतने छोटे हो जाते थे कि उन पर आधुनिक तरीकों से खेती करना या कोई सुधार करना मुश्किल हो जाता था। तो इन सब का मिला जुला नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि कृषि उत्पादकता यानी प्रति एकड़ पैदावार या तो स्थिर बनी रही या कई जगहों पर घट गई। भारत की कृषि पिछड़ गई। और इसी पिछड़ेपन और गरीबी का नतीजा थे वो भयानक अकाल जिनकी हम पहले बात कर रहे थे। वाह, बिल्कुल। इस दौर में, खासकर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, बार बार और भयानक अकाल पड़ना एक आम बात हो गई थी। ये समझना जरूरी है कि ये अकाल सिर्फ अनाज की कमी की वजह से नहीं थे। तो फिर किस वजह से थे? ये ज्यादातर औपनिवेशिक नीतियों द्वारा फैलाई गई भयंकर गरीबी और लोगों की खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर के खत्म हो जाने का नतीजा थे। अनाज शायद देश के किसी हिस्से में होता भी था, पर लोगों के पास उसे खरीदने के पैसे नहीं होते थे। ऊपर से सरकार की राहत नीतियां भी बहुत अपर्याप्त और असंवेदनशील थीं। आंकड़े तो बहुत भयावह हैं। हाँ, एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ 1850 से 1900 के बीच, यानी 50 सालों में, अकाल और उससे जुड़ी बीमारियों से करीब 2 करोड़ 80 लाख लोगों की मौत हुई। 2 करोड़ 80 लाख, ये तो अविश्वसनीय आंकड़ा है, बहुत ही दुखद। लेकिन मैंने सुना है कि इसी दौर में खेती में एक नया चलन भी शुरू हुआ था, कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव था जो 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में ज्यादा तेजी से हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि खेती अब सिर्फ गुजारा करने यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग का तरीका न रहकर एक व्यावसायिक गतिविधि, एक बिजनेस एक्टिविटी बनने लगी। फसलें अब सिर्फ स्थानीय जरूरतें पूरी करने या खुद के खाने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में बेचने के लिए उगाई जाने लगी। कौन सी फसलें? खास तौर पर नकदी फसलें, जिन्हें कमर्शियल क्रॉप्स या कैश क्रॉप्स कहते हैं, जैसे कपास, जूट, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। ये फसलें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेची जाती थीं। अच्छा, और ये चलन प्लांटेशन सेक्टर में तो शायद और भी ज्यादा था? हाँ, बिल्कुल। बागान क्षेत्र जैसे चाय, कॉफी, रबर, नील, इंडिगो, इनमें वाणिज्यीकरण सबसे ज्यादा था, और ये बागान ज्यादातर यूरोपीय मालिकों के हाथ में थे। ये वाणिज्यीकरण हुआ क्यों? इसके पीछे क्या कारण थे? इसके कई कारण थे। एक तो मुद्रा अर्थव्यवस्था यानी मनी इकोनॉमी का प्रसार हो रहा था। लगान और दूसरे भुगतान अब नकदी में करने होते थे, तो किसानों को नकदी फसलें उगानी पड़ती थी। दूसरा, एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन रहा था। रेलवे और सड़कों के बनने से? हाँ, रेल और सड़क संपर्क सुधरने से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया। तीसरा, विश्व बाजार से भारत का जुड़ाव बढ़ रहा था। और चौथा, ब्रिटिश पूंजी, ब्रिटिश कैपिटल भी भारत में आ रही थी, खासकर बागान क्षेत्र में। लेकिन क्या इस वाणिज्यीकरण से आम किसान को फायदा हुआ? सुनने में तो अच्छा लगता है कि किसान बाजार के लिए उगा रहा है। देखिए, फायदा हुआ, लेकिन ज्यादातर बिचौलियों, व्यापारियों और निर्यातकों को हुआ। आम किसान को बहुत कम लाभ मिला।
बल्कि कई बार तो उसकी हालत और खराब हो गई। वो कैसे? पहली बात तो ये कि ये ज्यादातर एक थोपी हुई प्रक्रिया थी, फोर्स्ड प्रोसेस थी। किसानों को अक्सर नील या कपास जैसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, भले ही वो अपने लिए अनाज उगाना चाहते हो। नील विद्रोह इसी का नतीजा था। अच्छा। दूसरी बात, किसान के पास वैसे ही अपनी फसल को सही समय पर सही दाम पर बेचने की ताकत नहीं होती थी। उसे अक्सर अपनी फसल कटाई के तुरंत बाद कम दाम पर बिचौलियों को बेचनी पड़ती थी, क्योंकि उसे लगान और साहूकार का कर्ज चुकाना होता था। और बाजार के उतार चढ़ाव का भी तो असर पड़ता होगा। हाँ, ये बहुत अहम बात है। जब किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए फसलें उगाने लगा तो वो विश्व बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव के रहमो करम पर आ गया। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है 1860 के दशक का, जब अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो वहां से ब्रिटेन को कपास की सप्लाई बंद हो गई। तो ब्रिटेन ने भारत की तरफ देखा। हाँ, भारत में कपास की मांग और कीमतें अचानक बहुत बढ़ गईं। दक्कन के किसानों ने जमकर कपास उगाई। तो उन्हें फायदा हुआ होगा। कुछ समय के लिए लगा कि फायदा हो रहा था, लेकिन ज्यादातर मुनाफा व्यापारियों और बिचौलियों ने कमाया। किसानों ने कर्ज लेकर कपास उगाई थी, लेकिन जैसे ही 1866 में अमेरिकी गृह युद्ध खत्म हुआ, अमेरिकी कपास फिर से बाजार में आ गई और भारतीय कपास की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। ओहो, तो फिर किसानों का क्या हुआ? किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए। वो भारी कर्ज में डूब गए, लगान चुकाना मुश्किल हो गया। इसी के कारण 1870 के दशक में दक्कन में भयानक अकाल पड़ा और किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे डेक्कन रायट्स कहते हैं। तो वाणिज्यकरण ने भी किसानों की समस्याओं को कम करने के बजाय कई बार बढ़ाया ही। हाँ, ज्यादातर मामलों में यही हुआ। इसने भारतीय कृषि को विश्व पूंजीवादी व्यवस्था से जोड़ तो दिया, लेकिन एक बहुत ही अनइक्वल और एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से। तो हमने खेती और कारीगरी दोनों का हाल देखा। अब बात करते हैं आधुनिक उद्योगों की। भारत में जो पारंपरिक उद्योग थे उनका तो विनाश हुआ। क्या उनकी जगह नए आधुनिक उद्योग लगे, और अगर लगे तो कब और कैसे? देखिए, जैसा हमने पहले कहा, भारत के पारंपरिक उद्योगों को, खासकर कपड़ा उद्योग को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हाँ। लॉर्ड मैकॉले, जो खुद ब्रिटिश सरकार के सदस्य थे, 1835 में ब्रिटिश संसद में कहा था कि कैसे कंपनी के अधिकारी और एजेंट स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को महंगा खरीदने और सस्ता बेचने पर मजबूर करते थे। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया ने कलकत्ता में तो भारी दौलत जमा कर दी, लेकिन इसने लाखों इंसानों को एक्सट्रीम दुख और तबाही की स्थिति में पहुंचा दिया। ये तो ब्रिटिश अधिकारी खुद मान रहे हैं। हाँ, और अंग्रेजों ने एक और चालाकी की। पहले वो भारतीय कपड़ों का भुगतान सोना चांदी या पाउंड में करते थे, लेकिन बंगाल पर कब्जे के बाद उन्होंने बंगाल से जो लगान वसूला, उसी पैसे से भारतीय कारीगरों से बहुत कम दरों पर कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। मतलब भारत के ही पैसे से भारत का माल खरीदकर ब्रिटेन भेजा जाने लगा। ये तो कमाल की लूट थी। बिल्कुल। और सिर्फ कपड़ा उद्योग ही नहीं, भारत का एक और फलता फूलता उद्योग था शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। हाँ, मैंने पढ़ा है कि भारतीय जहाज बहुत अच्छे माने जाते थे। बहुत अच्छे। सूरत, मालाबार, बंगाल, मसूलीपट्टनम, ये सब जहाज बनाने के बड़े केंद्र थे। यूरोपीय कंपनियां भी शुरू में भारतीय जहाजों का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन ब्रिटिश जहाज बनाने वालों को ये पसंद नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। कंपनी के जहाजों को व्यापार मार्गों पर एकाधिकार मोनोपोली दे दिया गया। भारतीय जहाजों पर भारी शुल्क ड्यूटीज लगाए गए और 1813 और 1814 में ऐसे कानून बनाए गए जिनसे भारतीय जहाजों के ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार करने पर लगभग रोक ही लग गई। मतलब इस उद्योग को भी जानबूझकर खत्म किया गया। हाँ, पूरी तरह से कुचल दिया गया। इसी तरह भारतीय इस्पात उद्योग को भी पनपने नहीं दिया गया। लोहा तो भारत में हमेशा से बनता आया है। हाँ, पारंपरिक तरीके से बनता था, लेकिन जब आधुनिक स्टील प्लांट लगाने की बात आई तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत आनाकानी की। जमशेदजी टाटा को अपनी स्टील कंपनी टिस्को शुरू करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और जब कंपनी लग गई तब भी उन्हें ब्रिटिश सरकार के इस्तेमाल के लिए, जैसे रेलवे के लिए, बहुत उच्च गुणवत्ता वाला स्टील बनाने के लिए मजबूर किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो आम जरूरत के कम गुणवत्ता वाले स्टील के बड़े बाजार से बाहर हो गए, जहां विदेशी कंपनियां माल बेच रही थीं। ये तो हर तरफ से भारतीय उद्योगों को दबाने की कोशिश थी। बिल्कुल। हालांकि ये भी सच है कि इस दौर में कुछ भारतीय व्यापारी, साहूकार और बैंकर अंग्रेजी पूंजीपतियों के जूनियर पार्टनर के रूप में काफी समृद्ध हुए। उन्होंने व्यापार, फाइनेंस और बिचौलिए के तौर पर पैसा कमाया। लेकिन क्या इससे एक स्वतंत्र औद्योगिक वर्ग का विकास हुआ? नहीं,
एक स्वतंत्र और स्वस्थ औद्योगिक पूंजीपति वर्ग, इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल बुर्जुआजी का विकास बाधित रहा। ज्यादातर भारतीय पूंजी व्यापार और साहूकारी में ही लगी रही। आधुनिक उद्योगों में निवेश बहुत बाद में और बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। तो आधुनिक मशीन आधारित उद्योग भारत में कब लगने शुरू हुए? इनकी शुरुआत असल में 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में ही हो पाई। पहली सफल कॉटन टेक्सटाइल मिल 1853 में बॉम्बे में कावसजी नानाभाई डावर ने लगाई। पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिश्रा में एक स्कॉटिश जॉर्ज ऑकलैंड ने लगाई। तो ये शुरुआत तो हुई, लेकिन क्या ये उद्योग ज्यादातर भारतीयों के हाथ में थे? नहीं, ज्यादातर शुरुआती उद्योग, खासकर जूट, कोयला, चाय, कॉफी, रेलवे, ये सब विदेशी स्वामित्व और नियंत्रण, फॉरेन ओनरशिप एंड कंट्रोल में थे। इनका प्रबंधन अक्सर ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज करती थी। ये मैनेजिंग एजेंसीज क्या थी? ये वो फर्में थीं जो ब्रिटेन में पैसा रखने वाले निवेशकों की ओर से भारत में कंपनियों का प्रबंधन करती थी। इनका भारतीय उद्योगों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण था। तो सवाल उठता है कि ये विदेशी पूंजी, ब्रिटिश कैपिटल, भारत में आई ही क्यों, अगर ब्रिटेन खुद एक औद्योगिक देश था? इसके कई कारण थे। पहला, भारत में मुनाफा बहुत ज्यादा था। यहाँ श्रम यानी लेबर बहुत सस्ता था। कच्चा माल, रॉ मटेरियल सस्ता और आसानी से उपलब्ध था। और बाजार भी था। हाँ, भारत खुद एक बहुत बड़ा तैयार बाजार, रेडी मार्केट था, और यहाँ से पड़ोसी देशों के बाजारों तक पहुंचना भी आसान था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ब्रिटिश सरकार और प्रशासन से पूरी मदद और सुरक्षा का आश्वासन था। उन्हें राजनीतिक जोखिम बहुत कम लगता था। तो ये विदेशी पूंजी के लिए बहुत आकर्षक माहौल था। बिल्कुल। जबकि भारतीय स्वामित्व वाले जो उद्योग थे, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, चीनी, सीमेंट, उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ता था। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या थी कर्ज की, फाइनेंस की। उन्हें ब्रिटिश बैंकों से आसानी से और सस्ती दरों पर कर्ज नहीं मिलता था। सरकार से कोई खास संरक्षण, प्रोटेक्शन या मदद नहीं मिलती थी, खासकर टैरिफ के मामले में। और उन्हें शक्तिशाली विदेशी कंपनियों से असमान प्रतिस्पर्धा, अनइक्वल कंपटीशन करनी पड़ती थी। तो कुल मिलाकर भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन बहुत देर से, धीमा और असंतुलित। हाँ, बिल्कुल। ये विकास बहुत लॉपसाइडेड था। उपभोक्ता वस्तुओं, कंज्यूमर गुड्स के उद्योग तो कुछ लगे, लेकिन भारी उद्योगों जैसे मशीनरी, केमिकल, इनकी बहुत उपेक्षा हुई। भारत को इन चीजों के लिए ब्रिटेन पर ही निर्भर रहना पड़ा। और क्या इसका असर भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर भी अलग अलग पड़ा? हाँ, ये भी हुआ। ज्यादातर उद्योग कुछ खास क्षेत्रों जैसे बॉम्बे, अहमदाबाद, बंगाल, मद्रास के आसपास ही केंद्रित रहे। इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ीं, जो आज भी एक समस्या है। तकनीकी शिक्षा की कमी भी शायद एक बाधा रही होगी। बिल्कुल। सरकार ने तकनीकी शिक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिससे कुशल इंजीनियरों और तकनीशियनों की कमी बनी रही। शशि थरूर ने विऔद्योगीकरण को एक सोची समझी ब्रिटिश नीति कहा था। क्या ये आधुनिक उद्योगों के धीमे विकास पर भी लागू होता है? हाँ, कई इतिहासकार मानते हैं कि ये भी ब्रिटिश नीति का ही हिस्सा था कि भारत एक मजबूत औद्योगिक शक्ति न बन पाए और ब्रिटेन पर निर्भर बना रहे। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, आर्थिक निकास या इकोनॉमिक ड्रेन। ये क्या था? इसके बारे में दादा भाई नौरोजी ने बहुत विस्तार से लिखा है। हाँ, इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने अपनी प्रसिद्ध किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पेश किया। ये ब्रिटिश शासन की राष्ट्रवादी आलोचना का एक केंद्र बिंदु था। तो क्या मतलब है इस ड्रेन का? इसका सीधा सा मतलब है भारत के राष्ट्रीय उत्पाद का वो हिस्सा जो भारत से ब्रिटेन भेजा जा रहा था, लेकिन जिसके बदले में भारत को कोई बराबर का आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। ये पैसा भारतीयों के उपभोग या निवेश के लिए उपलब्ध नहीं था, बल्कि राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन जा रहा था। राजनीतिक कारणों से मतलब ये सामान्य व्यापार का हिस्सा नहीं था? नहीं, ये सामान्य व्यापार से अलग था। ये वो भुगतान थे जो भारत को ब्रिटेन को करने पड़ते थे, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसके मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स क्या थे? क्या-क्या शामिल था इस ड्रेन में? देखिए, इसमें कई चीजें शामिल थीं। सबसे पहले भारत में काम करने वाले ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री अधिकारियों के वेतन, सैलरीज, भत्ते, अलाउंसेस और उनकी पेंशन, जो उन्हें रिटायर होने के बाद ब्रिटेन में मिलती थी। अच्छा, तो भारत सरकार इन सब का भुगतान करती थी? हाँ, भारत के राजस्व से। दूसरा, भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से लिए गए विदेशी कर्जों पर दिया जाने वाला ब्याज, इंटरेस्ट। ये कर्ज अक्सर भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने या ब्रिटेन के साम्राज्यवादी युद्धों के लिए लिए जाते थे। मतलब कर्ज भी भारत के हित के लिए नहीं थे ज्यादातर नहीं। तीसरा, भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा किए गए निवेश पर कमाया गया मुनाफा, प्रॉफिट्स,
जो ब्रिटेन भेजा जाता था। ठीक है। चौथा, ब्रिटेन से खरीदे गए सरकारी स्टोर्स जैसे मिलिट्री का सामान, रेलवे का सामान, ये अक्सर जरूरत से ज्यादा महंगे दामों पर खरीदे जाते थे। और पांचवां, शिपिंग, बैंकिंग, बीमा जैसी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान, क्योंकि इन क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनियों का एकाधिकार था, इसलिए भारत को इन सेवाओं के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती थी। इसने इन क्षेत्रों में भारतीय उद्यम को भी पनपने नहीं दिया। तो इन सब तरीकों से भारत का पैसा लगातार ब्रिटेन जा रहा था। हाँ, लगातार। और इसके बदले भारत को कोई ठोस चीज नहीं मिल रही थी। ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वेल्थ था। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? इसका बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ा। सबसे बड़ा असर ये हुआ कि भारत में पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन रुक गया। जो पैसा भारत में निवेश होकर उद्योग लगा सकता था, खेती सुधार सकता था, वो ब्रिटेन चला गया। और यही पैसा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था। बिल्कुल, यही पैसा ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को फ्यूल कर रहा था, वहां की अर्थव्यवस्था को तेजी दे रहा था। और विडंबना देखिए, फिर वही पैसा वित्त पूंजी, फाइनेंस कैपिटल के रूप में भारत वापस आता था, यहां निवेश होता था और फिर और ज्यादा मुनाफा कमाकर वापस ब्रिटेन चला जाता था। ये तो एक दुष्चक्र बन गया। हाँ, एक ऐसा चक्र जो भारत को लगातार गरीब और ब्रिटेन को अमीर बना रहा था। जॉन सलिवन, जो मद्रास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 1840 में बड़ी ईमानदारी से लिखा था, हमारी प्रणाली एक स्पंज की तरह काम करती है, जो गंगा के किनारों से सभी अच्छी चीजें सोख लेती है और उन्हें टेम्स के किनारों पर निचोड़ देती है। ये तो बहुत सटीक उपमा है, स्पंज वाली। जी हाँ, ये इकोनॉमिक ड्रेन भारत की गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण था, ऐसा राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था। तो क्या उस समय के भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं ने इन नीतियों का विरोध किया? क्या उन्होंने इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में 19वीं सदी के मध्य में कुछ भारतीय बुद्धिजीवियों को, लिबरल्स को, यह उम्मीद थी कि ब्रिटिश राज भारत में आधुनिकीकरण लाएगा, पश्चिमी शिक्षा फैलाएगा, कानून का राज स्थापित करेगा। उन्हें लगता था कि ये भारत के भले के लिए है। हाँ, शुरू में ऐसा कुछ लोगों को लगता था, लेकिन 1860 के दशक के बाद धीरे धीरे मोहभंग शुरू हुआ। जैसे जैसे ब्रिटिश नीतियों के असली नतीजे सामने आने लगे, लोगों को समझ आने लगा कि ये राज भारत के हित में नहीं बल्कि ब्रिटेन के हित में है। किन लोगों ने इस आलोचना को आवाज दी? इसमें कई बड़े नाम हैं। दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, आर.सी. दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्या अय्यर, पृथ्वीश चंद्र रे। इन जैसे कई विश्लेषकों और नेताओं ने बहुत गहराई से ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया और उनकी असलियत को जनता के सामने उजागर किया। इनकी आलोचना का मूल तर्क क्या था? What was their main argument? उनका मूल तर्क ये था कि भारत की गरीबी ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नतीजा है। ये गरीबी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित है और इसलिए इसे दूर किया जा सकता है। तो उन्होंने गरीबी को विकास की समस्या से जोड़ा। हाँ, उन्होंने गरीबी को राष्ट्रीय विकास की समस्या के रूप में देखा और उनके लिए विकास का मतलब था औद्योगिकरण। उनका मानना था कि भारत तभी तरक्की कर सकता है जब यहाँ आधुनिक उद्योग लगें। और ये उद्योग कौन लगाए? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। राष्ट्रवादियों का मानना था कि ये औद्योगिकरण भारतीय पूंजी से होना चाहिए, विदेशी पूंजी से नहीं। विदेशी पूंजी से क्यों नहीं? वो तो निवेश ला रही थी। उनका तर्क था कि विदेशी पूंजी अपने साथ राजनीतिक नियंत्रण लाती है, वो भारतीय पूंजी को दबाती है और मुनाफा कमाकर देश से बाहर ले जाती है, यानी इकोनॉमिक ड्रेन करती है। इसलिए वो स्वदेशी पर जोर देते थे। उन्होंने व्यापार और रेलवे के विकास के बारे में जो ब्रिटिश दावे थे उनको भी चुनौती दी। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेज कहते थे कि हमने भारत में व्यापार बढ़ाया, रेलवे लाए, इससे भारत का विकास हुआ। लेकिन राष्ट्रवादियों ने दिखाया कि ये दावे खोखले हैं। कैसे? उन्होंने बताया कि व्यापार का जो पैटर्न था वो भारत के खिलाफ था। भारत तैयार माल का आयातक, इंपोर्टर बन गया था और कच्चे माल का निर्यातक, एक्सपोर्टर। ये एक पिछड़े हुए देश की निशानी थी। और रेलवे? रेलवे के बारे में उन्होंने कहा कि ये भारत की औद्योगिक जरूरतों के हिसाब से नहीं बनाई गई हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विदेशी माल को देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाना और यहां से कच्चा माल बंदरगाहों तक ले जाना है ताकि उसे ब्रिटेन भेजा जा सके। किसी ने रेलवे पर खर्च को लेकर भी सवाल उठाया था। हाँ, जीवी जोशी ने तो यहां तक कहा कि रेलवे पर जो खर्च किया जा रहा है वो असल में ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारतीय सब्सिडी है, क्योंकि रेलवे के लिए सारा सामान, इंजन, पटरी, सब कुछ ब्रिटेन से ही मंगाया जाता था। भारतीय उद्योगों को कोई फायदा नहीं होता था। और वो जो एक तरफा मुफ्त व्यापार था, टैरिफ नीति थी, कर व्यवस्था थी, इन सब पर भी सवाल उठाए गए। इन सब पर
राष्ट्रवादियों ने दिखाया कि मुक्त व्यापार की नीति ने भारतीय हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे बर्बाद कर दिया। टैरिफ नीति पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को साध रही थी। और टैक्स के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि करों का बोझ, बर्डन ऑफ टैक्सेशन, आम आदमी खासकर गरीबों और किसानों पर बहुत ज्यादा है, जबकि अमीर वर्ग खासकर अंग्रेज अधिकारी और व्यापारी बहुत कम टैक्स देते हैं। उन्होंने भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू कम करने, नमक कर हटाने और अमीरों पर आयकर लगाने की मांग की। नमक कर तो बहुत ही अलोकप्रिय था। हाँ, बहुत। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था आर्थिक निकास, इकोनॉमिक ड्रेन का। राष्ट्रवादियों ने इसके जो अनुमान लगाए वो बहुत चौंकाने वाले थे। कितने? उनके अनुमानों के मुताबिक ये राशि भारत के कुल भू राजस्व से भी ज्यादा थी, या फिर सरकार के कुल राजस्व का लगभग आधा, या देश की कुल बचत का लगभग 1/3। आज के हिसाब से देखें तो ये शायद राष्ट्रीय उत्पाद का 8% के बराबर है। 8%? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, बहुत बड़ी। दादाभाई नौरोजी ने बहुत कड़े शब्दों के कहा, यह कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये ब्रिटिश नीति की विचारहीन और निर्मम कार्रवाई है जो भारत को नष्ट कर रही है। तो इस राष्ट्रवादी आलोचना का क्या असर हुआ? क्या इसने लोगों को जगाया? हाँ, इसका बहुत गहरा असर हुआ। इस राष्ट्रवादी आर्थिक आलोचना ने उस विचार को कमजोर कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में है, कि वो माए बाप सरकार है। इसने क्या साफ किया? इसलिए गरीब था क्योंकि उस पर शासन ही ब्रिटिश हितों के लिए किया जा रहा था। भारत की गरीबी का कारण ब्रिटिश नीतियां थीं। ये समझ उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज 1875 टू 1905 के दौरान राष्ट्रीय चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस जगाने वाले सबसे प्रमुख कारकों में से एक बनी। तो लोगों को समझ आने लगा कि उनकी समस्याओं की जड़ कहाँ है। बिल्कुल, और इससे राजनीतिक मांगों में भी बदलाव आया। कैसा बदलाव? देखिए, 19वीं सदी के अंत तक उदारवादी नेता ज्यादातर प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक शक्ति में थोड़ी हिस्सेदारी, शेयर एंड पॉलिटिकल पावर, और बजट पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर बजट जैसी मांगे कर रहे थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में खासकर इकोनॉमिक ड्रेन और ब्रिटिश नीतियों की असलियत सामने आने के बाद दादाभाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ही सबसे पहले स्वशासन यानी स्वराज की मांग उठानी शुरू कर दी। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक राजनीतिक सत्ता भारतीयों के हाथ में नहीं आएगी तब तक आर्थिक शोषण खत्म नहीं होगा। तो आर्थिक मुद्दों ने सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। हाँ, आर्थिक शोषण की समझ ने स्वतंत्रता की इच्छा को बहुत बल दिया। अब अंत में एक और नजरिए से इस पूरे दौर को समझने की कोशिश करते हैं। इतिहासकार रजनी पालमे दत्ता ने भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए हैं। क्या आप उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, आरपी दत्त ने अपनी किताब इंडिया टुडे में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के 3 चरणों का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि ये चरण अलग अलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ब्रिटिश पूंजीवाद के विकास के साथ बदलते गए। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण था लगभग 1757 प्लासी के युद्ध से 1813 तक। इसे उन्होंने व्यापारी पूंजीवाद का चरण, स्टेज ऑफ मर्चेंट कैपिटल मर्केंटलिज्म कहा। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था? इस चरण में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य था व्यापार पर एकाधिकार, ट्रेड मोनोपोली करना और भारत के सरकारी राजस्व, स्टेट रेवेन्यू पर सीधा कब्जा करना। वो भारत के साथ व्यापार से मोटा मुनाफा कमाना चाहते थे और यहाँ की सत्ता पर कब्जा करके यहाँ का पैसा सीधे लूटना चाहते थे। क्या इस चरण में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था या समाज में कोई बड़े बदलाव किए? नहीं, इस चरण में उन्होंने अर्थव्यवस्था के उत्पादन के तरीकों, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन या प्रशासन के ढांचे में कोई बड़ा ढांचागत बदलाव, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं किया। उनका जोर सिर्फ लूट और व्यापार पर था। और धन का निकास? हाँ, इस चरण में भारी मात्रा में धन का निकास, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ। प्लासी के बाद बंगाल की लूट का पैसा सीधे ब्रिटेन गया और माना जाता है कि इसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में भी काफी मदद की। इस दौर में भारतीय वस्त्रों का निर्यात भी बढ़ा, लेकिन जैसा हमने देखा, बुनकर बर्बाद हुए। ठीक है, अब दूसरा चरण। दूसरा चरण शुरू हुआ 1813 से और लगभग 1860 के दशक तक चला। इसे मुक्त व्यापार के उपनिवेशवाद का चरण कहा गया। इसमें क्या बदला? इस चरण में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहां के औद्योगिक पूंजीपतियों, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट्स के हित हावी हो गए। अब ब्रिटेन को भारत सिर्फ लूटने के लिए नहीं, बल्कि अपने कारखानों में बने माल के लिए एक बड़े बाजार, मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के रूप में, और अपने कारखानों के लिए कच्चे माल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स के स्रोत के रूप में चाहिए था। तो नीतियां भी इसी हिसाब से बदली। हाँ, इसीलिए 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म किया गया और भारत के दरवाजे ब्रिटिश माल के लिए खोल दिए गए। एक तरफा मुक्त व्यापार लागू हुआ, आयात शुल्क हटा दिए गए। और क्या बदलाव हुए?
ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में आके निवेश करने की छूट मिली, खासकर बागानों और रेलवे में। कृषि में नई व्यवस्थाएं लाई गईं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, ताकि ज्यादा लगान वसूला जा सके और कृषि को ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। प्रशासन में भी बदलाव हुए होंगे। हाँ, प्रशासन और कानून व्यवस्था को बदला गया ताकि ब्रिटिश व्यापार और शासन आसानी से चल सके। आधुनिक शिक्षा शुरू की गई ताकि क्लर्क और निचले स्तर के कर्मचारी मिल सके। कराधान बढ़ाया गया और भारतीय सेना का इस्तेमाल भारत और एशिया अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किया गया। तो ये चरण भारत को पूरी तरह ब्रिटेन के अधीन लाने का था। हाँ, आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह से। और तीसरा चरण लगभग 1860 के दशक के बाद शुरू हुआ और आजादी तक चला। इसे विदेशी निवेश और उपनिवेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का युग, एरा ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंटरनेशनल कंपटीशन फॉर कॉलोनीज कहा गया। इसमें क्या खास बात थी? इस दौर में विश्व अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आ रहे थे। जर्मनी, अमेरिका, जापान जैसे नए औद्योगिक देश ब्रिटेन को चुनौती दे रहे थे। ब्रिटेन में औद्योगिक विकास और तेज हुआ और वहां भारी मात्रा में पूंजी जमा हो गई, जिसे निवेश करने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए थी। विश्व बाजार एकीकृत इंटीग्रेटेड वर्ल्ड मार्केट हो गया था। तो ब्रिटेन ने भारत पर अपनी पकड़ और मजबूत की। हाँ, इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के जवाब में ब्रिटेन ने भारत पर अपना नियंत्रण और ज्यादा कड़ा कर दिया। लिटन, डफरिन, कर्जन जैसे वायसराय आए, जिन्होंने साम्राज्यवादी नीतियों को और आगे बढ़ाया। और निवेश? हाँ, इस चरण की खास बात थी भारत में भारी मात्रा में ब्रिटिश पूंजी का निवेश, इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल। ये पैसा रेलवे, सरकारी कर्ज, व्यापार, कोयला खदानों, जूट मिलों, चाय कॉफी के बागानों आदि में लगाया गया। इसे फाइनेंस इंपीरियलिज्म का दौर भी कहते हैं। और राजनीतिक विचारधारा में भी कोई बदलाव आया? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले जो थोड़ा बहुत स्वशासन देने या भारतीयों को शासन के लिए तैयार करने की बात होती थी, उसे पूरी तरह छोड़ दिया गया। अब स्थायी ट्रस्टीशिप, परमानेंट ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाया गया। ट्रस्टीशिप मतलब अंग्रेज भारत के स्थायी ट्रस्टी हैं, संरक्षक हैं, और भारतीय लोग शासन करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हैं, परमानेंटली अनफिट हैं। इसी दौर में वो नस्लवादी विचारधारा आई, जिसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा गया, कि गोरे अंग्रेजों का ये बोझ है कि वो पिछड़े हुए भारतीयों पर शासन करें और उन्हें सभ्य बनाएं। ये तो बहुत ही अपमानजनक विचार था। बिल्कुल, ये भारत पर ब्रिटिश राज को हमेशा बनाए रखने का एक वैचारिक आधार, आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन था। तो ये थे उपनिवेशवाद के 3 चरण, जिन्होंने धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, और हर चरण पिछले चरण पर आधारित था और ब्रिटिश पूंजीवाद की बदलती जरूरतों को दर्शाता था। तो हमने आज विस्तार से देखा कि कैसे ब्रिटिश राज ने औद्योगिकरण, कृषि के ठहराव और वाणिज्यकरण, उद्योगों के विनाश, धन के निकास और इन सब संरचनात्मक बदलावों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी गहराई से बदल दिया। हाँ, उसे पूरी तरह से अपने हितों के अनुरूप ढाल लिया, एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बना दिया, जिसके निशान शायद आज भी मौजूद हैं। बिल्कुल। तो ये थी कहानी भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश राज के प्रभावों की। हाँ, और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं की सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। आजादी के इतने दशकों बाद भी क्या उन औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कुछ गहरे प्रभाव, कुछ स्ट्रक्चरल लेगेसीज आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट में, हमारी संस्थाओं में, या शायद हमारी सोच में कहीं बाकी हैं? क्या हम उस विरासत से पूरी तरह उबर पाए हैं? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।